गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमारा ये चैप्टर है बेटा 5th नंबर आपके पास, और इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपको फिर से एग्जाम्पल नंबर 5.1 और 5.2 ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाएं और ये दो क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, ठीक है। और इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो नोट्स ऑलरेडी आपकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे जाके इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिकल, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोग क्लास 10 पे पढ़ के आते हो बेसिकली, तो उतना इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी है, बस इसको बाद में अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करना है, यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? मान लीजिए बेटा एक कंडक्टर है, कंडक्टर के पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो कौन से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन से बाउंडेड? ये न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है बेटा, ऑर्बिट। तो जो लास्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं इनको बोलते हैं फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नियर बाई ऑर्बिट में ये कौन से बेटा, बाउंडेड, ये है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। मुझे केवल किसकी बात करनी है बेटा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं मेटल के लिए। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में इतने अवेलेबल नहीं होते जितने ज्यादा क्या होता है बेटा, मेटल में। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो की, वो सारी बात किसके रिगार्डिंग की जाएगी, मेटल के रिगार्डिंग की जाएगी। तो मेटल है, मान लीजिए मैं कॉपर का एक वायर कंसीडर कर रहा हूँ, ये कॉपर का वायर है। इस कॉपर के वायर का ये क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसमें ये क्या है बेटा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, ये जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि ये अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्यों मूव करेंगे? पहली बात तो मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इनको ये एनर्जी दे कौन रहा है? देखिए ये बेसिकली कहाँ रखेंगे, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर हम कितना कंसिडर करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतना टेम्परेचर के लिए सफिशिएंट है कि ये रैंडमली मोशन कहीं भी कर सकते हैं। ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इसके अपोजिट आ सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो देखिए ये जो इन्होंने मोशन करना स्टार्ट किया है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ने, ये इनका कौन सा मोशन है बेटा, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन हम लोग बोल सकते हैं। जब ये रैंडमली मोशन करेंगे तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन किसी अनदर इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन क्या रही होगी, अपोजिट। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, तो उसी के रेस्पेक्ट में जरूर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा होगा, डाउनवर्ड। तो इनकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब क्या बोलेंगे कि इस पूरे इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप क्या करते हो बेटा, एक बैटरी अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो, बैटरी अप्लाई करने का मतलब है आपने क्या अप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा ना फर्स्ट चैप्टर में कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q रखा होगा तो ये Q चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपेंस करेगा, दैट इज QE। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये सरफेस मैंने पॉजिटिव बना दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये क्या बना दिया, नेगेटिव। और इसके बीच में ये क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना, E। पहले इन इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग मोशन कर रहे थे इन पे कोई फोर्स नहीं लगा, ये अपनी मर्जी से जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, इसके इनसाइड में है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव से रिपेल होगा, पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट। देखिए कोई इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा रहा है, अब आप इधर से तो इसको पुश कर रहे हो और इधर से पुल कर रहे हो, जैसे खींच लो, तो ये कहीं ऊपर जा पाएगा क्या, नहीं, ये आपके फोर्स की डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा। मतलब अब ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ये आपके पास फोर्स अप्लाई हो गया कि ये अब अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, मोशन। तो होगा क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे
ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, हमने क्या किया, इसका एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कट किया, मतलब कि एक एरिया हमने कट कर लिया, यूनिट एरिया, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कट कर दिया। और मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया, क्या नोटिस करना स्टार्ट किया कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इस ए टर्मिनल से कहां जा रहे हैं, बी टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन आपके पास है। तो इसके यूनिट टाइम पीरियड में मान लीजिए 5 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, मैंने 5 सेकंड का ऑब्जर्व किया और देखा 5 सेकंड के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गए। 50 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसमिट। आपने चार्ज के बारे में पढ़ा है, Q इक्वल टू कितना, N क्या होता है, नंबर, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो देखो 50 क्या है, नंबर, 50 क्या है, नंबर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इसको मैं Q बोल सकता हूँ क्या, यस। तो मैंने बोला कि 5 सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो बताओ यूनिट सेकंड में कितना होगा, 50/5, दैट इज ये कितना बन जाएगा बेटा, 10 एम्पीयर। तो यूनिट सेकंड में जितने चार्ज मूव कर जाते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है बेटा आपके पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है किससे, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट तो कौन सा है आपके पास, हमने बोला कि मान लीजिए t सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, q, तो यूनिट सेकंड में कितना आएगा, q/t, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट I। क्लियर। मान लीजिए मैं स्मॉल टाइम ले रहा हूं, बहुत स्मॉल टाइम के ऊपर मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूं, तो स्मॉल टाइम कितना, dt टाइम में कितना चार्ज जाएगा, dq, तो यूनिट में कितना जाएगा बेटा, dq/dt, दैट इज करंट। और दैट करंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। ये तो नॉर्मल करंट है, इसको बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस करंट। और यह इंस्टेंटेनियस करंट का जो डेफिनेशन है, ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला डिफाइन कर रहा है आपकी डेफिनेशन को। कैसे, ध्यान दें, जहां पे d/dt आया है, d/dt, मैं कह रहा हूं क्या है, d/dt, इसको रीड किया जाता है बेटा रेट। क्या हम लोग स्टडी करते हैं इसको, या क्या रीड करने वाले हैं, रेट, ये रेट है। और यहां क्या बेटा, चार्ज। या तो ये क्वांटिटी चेंज होती है, या तो इस क्वांटिटी क्या बोलते हैं, चेंजेबल क्वांटिटी होगी, ये फिर ये क्वांटिटी क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो यहाँ पे चार्ज चेंज नहीं हो रहा, चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो। ये क्या कर रहा है, फ्लो। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, एक तो d/dt क्या हो गया, रेट, और ये क्या है, चार्ज, और चार्ज से क्या हो रहा है, फ्लो। तो डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन याद हुई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। या फिर नॉर्मल वर्ड में आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। वो भी क्या है, आपके पास करंट है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको देनी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हमें क्या क्या स्टडी करना है, ध्यान देना। अब तक आपने क्या पढ़ा बेटा, करंट I इक्वल टू कितना होता है, Q/T। एक और फॉर्मूला पढ़ा आपने, I इक्वल टू कितना बेटा, dQ/dt। अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो इसका जो यूनिट बनेगा, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड। और अगर इसको मैं वन वर्ड यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट बनता है बेटा एम्पियर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ऐसे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर बोला जाए तो एम्पियर खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनाएगी बेटा, ये तो कौन सा यूनिट है बेटा इसका, ऐसा ही। इसका जो सीजीएस यूनिट आपके पास होता है, वो सीजीएस यूनिट आपके पास होता है बेटा बायोट। क्या होता है आपके पास, बायोट। सीजीएस यूनिट कौन सा है, बायोट। और 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 0.1 बायोट। तो ये तो एसआई में, और ये किसमें बेटा, सीजीएस में। क्या हुआ, रिलेशनशिप।
तो रिलेशनशिप क्या होगी, 1 एमपीए किसके बराबर है, 0.1 बायोट के बराबर है, और बायोट इसका कौन सा यूनिट है बेटा, सीजीएस यूनिट आपके पास। ये तो था इंट्रोडक्शन। यहाँ पे दो बात इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली बात कौन सी बेटा, कि करंट हैव डायरेक्शन, करंट हैव डायरेक्शन बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर ये बात गलत कह दो, हमने 11 में ये पढ़ा है कि जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियस बात है करंट के पास मैग्नीट्यूड तो हर एक के पास होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद आपके पास ये कैसी क्वांटिटी है, इसके दो रीजन है। पहला रीजन जो आपके पास देना है वो ये है कि I इक्वल टू कितना होता है, Q/T। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो ऊपर स्केलर है, नीचे टाइम भी कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर आपके पास क्वांटिटी है। तो स्केलर और स्केलर जो रेशियो आएगा वो भी कैसा आएगा, स्केलर। तो एक तो प्रूफ ये है। दूसरा, जो करंट है वो करंट आपके पास वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन कौन से लॉ थे, जैसे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ आपके पास था, पॉलीमर लॉ आपके पास था। तो ये कुछ लॉ हैं जिनको कौन ओबे नहीं करता, करंट। किस तरीके से, ध्यान दीजिए आपके पास। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई ब्रांच है, तो मैंने ये एक नोड बना दिया। यहां से कितनी आ रही है बेटा, 5 एम्पियर। कितना आ रहा है, 5 एम्पियर। और यहां से गया बेटा कितना, 2 एम्पियर। तो बताइए इसमें कितना करंट जाएगा आपके पास, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूं इसमें कितना करंट जाने वाला है बेटा, 3 एम्पियर। ध्यान दो, ऊपर से कितना आया, 5 एम्पियर। इधर से कितनी करंट चली गई, 3 एम्पियर। तो यहां कितना जाएगा, 2 एम्पियर। तो यहां पर सीधा हम बोल सकते हैं 5 इक्वल टू कितना, 2 + 3। तो बताओ एडिशन के लिए क्या मुझे वेक्टर लॉ लगाना पड़ा क्या, नहीं। सीधा मैंने क्या निकाल दिया बेटा, आपके पास मैथमेटिक्स का अलजेब्रिक सम किया और आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया। वेक्टर लॉ का मतलब क्या था कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ वैल्यू कितना है, 2। ये वैल्यू कितनी है बेटा, 3, और ये वैल्यू कितनी है, 2। तो रिजल्टेंट क्या होता है, इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ ड्रॉ करते हैं और इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट आता है, ये इसका क्या आता है, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट आएगा कितना, ये आएगा √3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4। 9 और 4 कितना बेटा आपके पास, 13, √13। दैट इज मीन इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आएगा, √13। किस लॉ के अकॉर्डिंग, वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग। जबकि नॉर्मली आपके पास करंट के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 5। तो क्या ये 5 और √13 दोनों सेम है क्या, नहीं। दैट इज मीन ये नॉर्मल मैथमेटिक्स को ओबे करती है, वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करती। तो ये आपके पास तो हम बोलेंगे आपके पास करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है और उसके बावजूद भी इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। कितने कॉज है, 2। पहली बात, करंट क्या होता है, चार्ज पर टाइम। चार्ज भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो इनका रेशियो भी क्या आएगा, स्केलर आएगा। दैट इज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, जो करंट है उसमें डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन वो डायरेक्टली मैथमेटिकल एडिशन लॉ से हम लोग उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर लॉ अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो किसके बारे में बात थी बेटा, के पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, दैट इज करंट डेंसिटी। क्या बेटा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा J से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं J से। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, करंट इन पर यूनिट एरिया इज नॉन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कितना, J। वो इक्वल टू क्या होगा बेटा, करंट डिवाइड बाई एरिया। पर यूनिट एरिया में कितना
करंट फ्लो होता है डेट इज नॉन एज करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी आपके पास है। और एरिया भी कौन सा, along the direction of करंट। हमें वो एरिया कंसिडर करना है जो करंट के डायरेक्शन में हो। करंट के कौन बेटा, डायरेक्शन। तो करंट का डेंसिटी क्या होती है बेटा के पास, करंट इन पर यूनिट एरिया, और एरिया भी कौन सा लेंगे, along द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी समझ में आएगी क्या बात मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो मैं दो केस बना रहा हूं। एक केस ये है, मान लीजिए ये आपके पास कोई कंडक्टर है, वो इस तरह से रखा हुआ है। ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर क्या बोला जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो इस तरह से आपके पास रखा हुआ है। और ये इसमें से क्या पास हो रही है बेटा, ये करंट आपके पास हो रही। तो करंट कितना पास हो रहा है, आई। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज एरिया वेक्टर। सॉरी इस तरह से नहीं रखा मैंने, इस तरह से रखा है। ये आपके पास कंडक्टर है और ये कंडक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा आपके पास, और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है आपके पास। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, 0 डिग्री। इस कंडीशन पे करंट डेंसिटी कितना होगा, J। करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा आपके पास, करंट I अपॉन में एरिया, और एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें वो एरिया कंसीडर करना है जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो, दैट इज I बाई A आपके पास हो। अगर केस बदल जाए, केस कैसा हो, करंट तो इसी डायरेक्शन में है, करंट तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन जो फेस है किसका, कंडक्टर का, वो टिल्ट हो गया। किस तरीके से, ध्यान देना, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आपके पास मूव कर रहा है। पहले कंडक्टर ऐसे रखा था इस तरीके से, तो कंडक्टर का ये सरफेस एरिया मैं यहाँ बना देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपके पास, ये तो करंट इधर जा रही थी, दिख रहा है, और ये सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही आता परपेंडिकुलर आउट से। अब ये सरफेस एरिया सीधा ना होकर ऐसे झुक गया, तो एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा, डाउनवर्ड। अरे एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा, डाउनवर्ड। तो इसका एरिया वेक्टर अब यहां आ गया, दैट इज एरिया वेक्टर। और ये क्या बेटा, करंट। और इस बार एरिया वेक्टर करंट के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, a cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, a sin थीटा। आपको क्या चाहिए बेटा, करंट डेंसिटी J। करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, करंट तो अभी भी कितनी पास कर रही है, I अपॉन क्या, पर यूनिट एरिया। और एरिया कौन सा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट के डायरेक्शन में कौन है, a cos थीटा कि a sin थीटा, a cos थीटा। तो अपॉन में क्या लिखा जाएगा, a cos थीटा, दैट इज रियल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, करंट इन पर यूनिट एरिया, और एरिया कौन सा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां से क्या है, हमें J इक्वल टू मिल गया कितना बेटा, I बाई A cos ऑफ थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो I इक्वल टू कितना लिख दूंगा बेटा, J A cos थीटा। ध्यान दीजिए, आपने दो प्रोडक्ट पढ़े, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट, एक कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट। अगर cos थीटा आता है तो रिजल्टेंट क्या है, स्केलर। और अगर यहाँ पे साइन थीटा आता है, रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो I इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब यहाँ पे क्लियर है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है, बट J के ऊपर क्या लगा, वेक्टर, दैट इज करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वापस डॉट रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। अपर वेक्टर वापस हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया बेटा, वेक्टर क्वांटिटी आपके पास है। और क्या पूछता है बेटा, यहां से आपको यूनिट पूछता है, इसका यूनिट आप बना सकते हो, J इक्वल टू I बाई A। इसका यूनिट कितना बेटा के पास, एम्पियर, और इसका कितना बेटा, मीटर स्क्वायर। और क्या पूछता है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर का डायमेंशन A1, मीटर स्क्वायर का L2, ऊपर लेके जाओगे तो L माइनस 2A1, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये किसके बारे में बात की बेटा, करंट